स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी एपी क्लासेज में। आज तीसरी क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, ध्यान दें। और चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है, ध्यान रहे। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। क्या? तो अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में क्या है? विभाजित है, ध्यान दें। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से किस इतिहास की जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है? तो मौर्यकालीन इतिहास, ध्यान रहे। इसके अनुवादक जो है श्याम शास्त्री हैं। आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? कलहड़ के द्वारा। इस बात को याद रखनी है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम, इन सबसे पहले प्रयास किनके द्वारा किया गया? तो कलहड़ के द्वारा। कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, उनके द्वारा रचित पुस्तक कौन है? राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ऐसे पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो कश्मीर के इतिहास से है, ध्यान रहे। आगे देखिए। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, इनके लेखक है अली अहमद। चचनामा किसने लिखा? तो अली अहमद ने, ध्यान रहे। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत किस में सुरक्षित है? तो चचनामा में। और चचनामा का लेखक कौन है? तो अली अहमद, ठीक है, ध्यान दें। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? तो पाणिनि। देखिए, इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी से किस अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, तो ऐसे बोल सकते हैं इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि क्या थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से किसके इतिहास का पता चलता है? तो शुंगों के इतिहास के पता चलता है, ठीक है। अगला टॉपिक है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। नंबर ए में है यूनानी रोमन। नंबर ए में है यूनानी रोमन लेखक। देखिए, टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। ऐसे पूछा जा सकता है ईरान का राजवैद्य कौन था? तो आपका आंसर होगा टेसियस। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ध्यान दें, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ऐसे पूछा जा सकता है इतिहास का पिता कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए हेरोडोटस, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, ये हिस्टोरिका किनकी कृति है? तो हेरोडोटस की। तो हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस यानी ईरान
के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। देखिए, अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्राटस और अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। नंबर 4 में है मेगास्थनीज। नंबर 4 में है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए मेगास्थनीज। ओके, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। कौन? तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज का पुस्तक कौन सा है? तो इंडिका। तो इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इन्होंने जो अपनी पुस्तक इंडिका में क्या लिखा है? तो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगला है डाइमेकस। देखिए, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। देखिए, डाइमेकस किसका राजदूत था? तो आंतियोकस, ध्यान रहे, आंतियोकस का, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डाइमेकस किनके राज दरबार में आया था? तो बिंदुसार के। किनके? बिंदुसार के, ध्यान रहे। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसका विवरण भी किससे संबंधित है? तो मौर्य युग से संबंधित है। अगला है नंबर 6 डायोनीसियस। देखिए, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। नाम बड़ा कठिन है, कोई नहीं, समझ लेते हैं। देखिए, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस, नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। ऐसे पूछा जाए, नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए डायोनीसियस। ओके, चलिए, ये जो है अशोक के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में? तो अशोक के राज दरबार में। ठीक है, अगला है नंबर 7 टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। किस शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में क्या लिखे? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे इन्होंने। अगला है नंबर 8 प्लिनी। क्या है? प्लिनी। देखिए, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। किस शताब्दी में? तो प्रथम शताब्दी में। कौन सी पुस्तक लिखी? तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अगला है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। क्या दी थी इन्होंने? बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। नंबर बी चीनी लेखक, चीन के लेखक। नंबर 1 में है फाहियान। देखिए, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने यानी फाहियान ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान जो है कितने वर्ष भारत में रहे? 14 वर्षों तक, ध्यान रहे।
अगला है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत में आया। कब? 518 ईस्वी में। पूछा जाए कि संयुगन भारत में कब आया, तो 518 ईस्वी में। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अपने कितने वर्षों की यात्रा में? 3 वर्षों की यात्रा में। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म, ध्यान रहे। नंबर 3, हेनसोंग। हेनसोंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसोंग जो है किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। कब? 629 ईस्वी में। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भारतीय राज्य कपिसा। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। भारत में उन्होंने कितने वर्ष तक रहा? तो 15 वर्षों तक। कब चीन लौट गए? तो 645 ईस्वी में। वह बिहार में नालंदा जिला, ध्यान रहे नालंदा जिला कहाँ है? बिहार में। बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। देखिए, इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। क्या बात है, 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। किनके? बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। एक नोट है, हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। जो वो जब अध्ययन किए उस समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? तो बौद्ध दर्शन के लिए। अगला है नंबर 4, इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। कब भारत आया? 7वीं शताब्दी के। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नंबर C, अरबी लेखक अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल बरूनी जो है किनके साथ भारत आया? तो महमूद गजनवी के साथ। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, इसका मतलब होता है भारत की खोज। अल बरूनी जो है उन्होंने लिखा किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद बोला जाता है, और इसका मतलब हुआ भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक वृत्तांत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, कौन सा? राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नंबर 2, इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। ध्यान दें, 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ध्यान रहे।